हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस। और आज हम 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है ये, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ टू फ्रीडम। एंड ये चैप्टर उन्होंने खुद ने लिखा है, इट्स रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ। तो एज यूजुअल जैसे ही मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही रीडिंग के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे हमेशा करता हूँ। सो उससे पहले हम पढ़ लेते बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड जस्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए इसमें जो वर्ड है अपार्थेट, अपार्थेट का मीनिंग क्या होता है। ये वर्ड बार बार यहाँ इस चैप्टर में यूज़ हुआ है। यू कैन से कि नॉर्मली जो बेस है चैप्टर का, इसके ऊपर ही चैप्टर डिपेंड है, इसका प्लॉट डिपेंड है। आप देख लीजिए अपार्थेट का मतलब है इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अक्रॉस अकॉर्डिंग टू द रेस। सो इसका मीनिंग ये होता है कि लोगों को डिवाइड करना, सेपरेट करना उनके रेसेस, मतलब उनके कलर, जेंडर, रिलीजन या कास्ट के हिसाब से। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। सो ऐसे कौन सा कंट्री में हुआ आपको? ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका में काफ़ी देर तक चला ये, और ये चैप्टर भी बेस्ड उस पर ही है। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. So यहाँ पे कहा गया है कि मंडेला और उसकी एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये उसने पार्टी बनाई थी अगेंस्ट किसके थी? अपार्थी सिस्टम जो था, अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट। अपार्थीड सिस्टम वहाँ पे बहुत चला था, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक। उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा उनके कलर को लेकर। ब्लैक एंड वाइट के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम रहा था, ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल के बीच में। तो मंडेला ने इस वजह से 30 ईयर्स वो प्रिजन में भी रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। सो फाइनली हुआ ये कि 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, और उसके बाद मंडेला वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने। द प्रेसिडेंट विच इज द ब्लैक पर्सन वॉज द प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट। सो मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट। इन द एक्सट्रैक्ट from this autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. So यहाँ पर नीचे जो एक लाइक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिया है जिसके अंदर मंडेला ने उनके जो उन्होंने बातें करी है, जो उन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब उनको फ्रीडम लेने में, अपने देश को फ्रीडम दिलाने में बहुत साल लग गए, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। द इनॉग्रेशन कैन यू गैस व्हाट द ओकेशन माइट बी? चेक योर गैस। विल दिस न्यूज आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994। सो अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप गैस करो। सो वो तो हमको पता ही है। सो लेट अस रीड नाउ, मूव अहेड। आगे हम देखते हैं। तो आगे ये बताया है कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। आफ्टर मोर देन 3 centuries, मोर देन 3 centuries, दैट इज मीन्स 1 century मतलब 100 ईयर्स, सो 300 ईयर्स। तो 300 साल बाद जब वाइट रूल, वाइट पीपल ने रूल किया, और उसके बाद वो उनको फ्रीडम मिला और मंडेला बने फर्स्ट प्रेसिडेंट। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ANC, उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई थी, वॉन, उनकी पार्टी जीती 252 ऑफ द 400 सीट्स। तो 400 सीट्स में से 252 सीट्स उनको मिली इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका के ये पहले इलेक्शन थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और पहले इलेक्शन में उनकी पार्टी जीत गई और ये बन गए प्रेसिडेंट। नाउ जब प्रेसिडेंट वो बन गए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। वो
जो इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी, उनकी इनाग्रेशन सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ लेते हैं उसमें, वो कहाँ हुई थी? यूनियन बिल्डिंग्स में। जैसे हमारे पार्लियामेंट होती है वैसे यूनियन बिल्डिंग होती है, उसके एम्पी थिएटर। अब एम्पी थिएटर क्या होता है? जैसे हमारा हम मूवी देखने जाते हैं, हमारा नॉर्मल जो मूवी थिएटर होता है वैसा ही होता है, उसकी सीट्स का अरेंजमेंट, बैठने का अरेंजमेंट वैसा ही होता है, लाइक जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ऊपर जाता हुआ, लेकिन वो ओपन होता है, उसकी टेरिस नहीं होती, उसकी छत नहीं होती, सो ओपन एरिया में होता है। और एक स्टेज होता है जो नीचे होता है, और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जैसे कि हमारे स्टेडियम वगैरह होते हैं वैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। तो एम्पी थिएटर था जो प्रिटोरिया आज अफ्रीका का कैपिटल है, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। सो मोर देन 140 कंट्रीज से सारे पॉलिटिशियन लीडर्स वहाँ पर दुनिया भर के आए थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अब कभी भी हमारे देश के लोगों को लाइक ऑपरेशन, मतलब उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा, अब नहीं होगा जैसा कि पहले होता है 300 साल तक। जुबिलियंट मतलब हैप्पी सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। सभी कलर के पीपल, लाइक ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, सभी वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। बहुत ही खुश थे लोग। ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उनको 300 साल बाद आज़ादी मिली थी और उनका ही कोई प्रेसिडेंट बना था। सो सभी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ज्वाइन होकर वो सेलिब्रेट कर रहे थे, मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। सो अब यहाँ पर जो दिए हैं ये सारे मीनिंग्स दिए हैं, ये सारे वर्ड्स जो चैप्टर के अंदर आने वाले हैं उसके मीनिंग्स यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो आप ये मीनिंग्स देख सकते हो और मैं भी आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा बीच बीच में। तो अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। तो 10th में हमको पता है 10th में 1994 और ड्रॉन मतलब बिगेन या फिर ड्रॉन मॉर्निंग, जो उसकी मॉर्निंग थी वो बहुत ही ब्राइट और कलर क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बेसिक्ड बाय डिग्निटरीज। तो वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों से प्लेजेंटली, बहुत ही प्लेजेंटली मतलब हैप्पीली, बेसिक्ड मतलब वो घिरे हुए थे, सराउंडेड बाय, घिरे हुए थे कुछ डिग्निटरी मतलब VVIP, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल्स से, एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। सो दुनिया भर से जो लीडर्स थे वो वहाँ पर आए थे और वो लाइक उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने आए थे पूरी दुनिया से, और बहुत ही VIP लोग वहाँ पर उनके आजू बाजू थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। सो वो साउथ अफ्रीका का कह सकते हैं सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था और इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर आने वाले थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। जैसे मैंने कहा कि एम्पीथिएटर क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था, और वो वहाँ पर जो यूनियन बिल्डिंग उनकी जो थी प्रेटोरिया में, वहाँ पर वो होने वाला था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी। सो डिकेड मतलब काफ़ी समय से वाइट लोग तो थे, वो यहाँ पर राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, इस सीट पे बैठे थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब रेनबो गैदरिंग मतलब कि वो साइट जो थी, वो नज़ारा था वहाँ पे रेनबो गैदरिंग। स्पेशली इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारे कलर, डिफरेंट कलर्स के पीपल आए थे, लेकिन मतलब वाइट थे, ब्लैक थे, पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे आए थे, इसलिए उसको रेनबो गैदरिंग कहा गया है। Of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So non-racial ऐसी गवर्नमेंट जो रेसिस में नहीं मानती है वो बनने वाली थी, और उनके इंस्टॉलेशन मतलब वो नई गवर्नमेंट वहाँ बन रही थी, स्टार्टअप हो रही थी, उसके लिए वहाँ पे सब एकत्रित हुए थे, सब वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जनहानी। उसकी जो बेटी थी लाइक मंडेला की, उनकी बेटी भी उनके साथ थी। तो वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ था मैं ऑटम डे। ऑटम मीन्स लाइक समर और स्प्रिंग सीजन के बीच का जो होता है सीजन, तो इट वाज ऑटम डे। ऑन दी
podium is a stage. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो वहाँ के सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, मतलब हम वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहते हैं। और उन्होंने जो शपथ ली वो फर्स्ट शपथ उन्होंने ली, तो उनके शपथ लेने के बाद आए, देन आफ्टर दैट शपथ लेने के लिए आए वो थे थियो बेकी मैबिक, थेबो मैबिक आए और उन्होंने जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उन्होंने शपथ ली। और उनके बाद इनका टर्न आया, नेल्सन मंडेला का। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to all well-being of the Republic and its people. उन्होंने ये प्लेज लिया कि मैं ओबे करूँगा और मैं बहुत अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और डिवोटेडली पूरी तरह से अपने आप को समर्पित डिवोट मतलब समर्पित कर दूंगा अपने आप को अपने देश के लिए और अपने यहाँ देश के वासियों के लिए, लोगों के लिए। To the assembled guest and to watching world, I said. अब उन्होंने जो स्पीच दी वो यहाँ पर है। Today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. वो कहते हैं कि हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम जो यहाँ पे आज मिले हैं सब, हम एक न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक न्यू बॉर्न नेशन है हमारी, हमें आज़ादी मिली है, हम लिबरल हुए हैं, तो हम फ्री हुए हैं, और ये न्यू बॉर्न जो लिबर्टी हमें मिली है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। सो हमने एक्सपीरियंस किया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही बुरा डिजास्टर, बुरी तरीके से हमारे साथ जो अत्याचार हुए थे, बहुत ही लंबा समय हमने काटा है, उसके बाद हमें ये फ्रीडम मिला है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। पर अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे, एक ऐसा नेशन बनाएंगे जिस पे ह्यूमैनिटी को प्राउड हो, हर एक ह्यूमन बींग को, हर एक इंसान को उस पर प्राउड हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। आउटलॉज उसका मीनिंग यहाँ दिया है, पर मैं आपको समझा दूं कि वो कहना चाहते थे वी, हम जो इलीगल माने जाते थे, ब्लैक पीपल को ये वाइट मानते थे इलीगल, कि तुम कहीं, तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं, हर जगह उनको लाइक रोक टोक, हर जगह के लिए उनको मनाही की जाती थी। सो इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ समय पहले ही हम इलीगल थे हर जगह के लिए, हर कंट्री से हम निकाल दिए गए थे। यू कैन सी द मीनिंग because of the policies of apartheid. Many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. बहुत सारी कंट्री ने उनके साथ रिलेशन तोड़ दिया था, तो वो लोग इलीगल माने गए थे, मतलब वो लोगों को ऐसा हो गया था कि कोई उनसे लाइक कांटेक्ट रखता ही नहीं था। सो वो काफ़ी समय तक ये रहा, और उन्होंने कहा हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल। तो वो कह रहे हैं कि हम जिनको लोग पहले इलीगल बना चुके थे, बट अब हमें मौका मिला है, प्रिविलेज मिला है, मौका मिला है कि हम होस्ट करें आज ये प्रोग्राम, और आज यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, हमारे नेशन में सेलिब्रेशन हो रहा है। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। सो वो कह रहे हैं कि मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अपना स्पेशल टाइम देके हमारे लिए लाइक यहाँ पर उपस्थित है, जो स्पेशल गेस्ट है, हमारे इंटरनेशनल गेस्ट है, और सभी लोगों को मैं जो यहाँ पे हमारे इस फंक्शन में आए हैं, हमारी विक्ट्री, जो हमारी जस्टिस की विक्ट्री है, हमारी पीस की और हमारी ह्यूमन डिग्निटी की जो विक्ट्री है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। हमारा जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो हमने आज अचीव किया है, इसको बोलेंगे पॉलिटिकल फ्रीडम। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो हम आज मिलकर प्लेज लेते हैं कि हमारे सभी लोगों को हम जो बॉन्डेज, जो जंजीरों ने जकड़ के रखा है, जो हम चीज़ में बंधे हुए हैं, वो है पॉवर्टी, फिर है डेप्रीवेशन मीन्स उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता था, और सफरिंग, जेंडर,
एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे भेदभाव उनके साथ किए जाते थे, पर अब से ऐसा नहीं होगा, हम उससे फ्री होते हैं. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. सो ये उन्होंने पहले भी हमने देखा, ये उन्होंने कहा कि अब कभी भी हम पे अत्याचार नहीं होगा, कभी भी नहीं. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट. अब जो हम अचीवमेंट करने जा रहे हैं, हमारा वो सन कभी भी डूबेगा नहीं. जो सूरज हमारा उगा है वो कभी भी अब अचीवमेंट की तरफ ही बढ़ेगा, वो कभी डूबेगा नहीं. लेट फ्रीडम रीग, मतलब अब फ्रीडम को रूल, अब फ्रीडम रूल होगा. अभी तक हम फ्री नहीं थे, पर अब हम फ्री हो गए और हम रूल करेंगे. गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो ये थी उनकी स्पीच, ठीक है, जो उन्होंने स्पीच दी थी. A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union building. So अब कुछ समय बाद हमने ऊपर देखा तो आवे मतलब अमेजमेंट, हम लाइक सरप्राइजिंगली सबने ऊपर देखा, क्योंकि ऊपर साउथ अफ्रीका के सारे जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स सभी वहाँ पर आ गए थे. एंड दे आर रॉरिंग लाइक, जैसे आवाज़ आ रही थी उनकी ज़ोर ज़ोर से आने की, जैसे लायन एक टाइगर रॉर कर रहा है वैसे. इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वो आ चुके थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. सो वो सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था, मतलब एक एक्यूरेसी नहीं थी कि वो दिखा रहे हैं कितने एक्यूरेट है, उनकी मिलिट्री फोर्स कितनी एक्यूरेट है, वो कितने लॉयल है, उनकी मिलिट्री कितनी लॉयल है अभी की जो सरकार बनी है उसके लिए, ये वो दिखाना चाहते थे. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है, जो फ्रीली, बहुत ही फ्रीली और बहुत ही फेयरली, ईमानदारी से बनी है, उनको वो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, वो हम लॉयल, उनकी लॉयल्टी दिखा रहे थे. ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दैट चेस्ट bedecked with ribbons and medals from day gone by. So कुछ समय पहले ही जो उनके डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो इनके पास आए थे, जिनके चेस्ट पे डेकोरेटेड, bedecked मतलब वो डेकोरेटेड थे, फिर उनके पास सारे मेडल लगे हुए थे. वो मेडल्स उनको कब मिले थे? 5 डेज में उन्होंने बैटल्स वगैरह में उनको मेडल्स मिले होंगे, वो लगे हुए थे. सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और उनकी लॉयल्टी उन्होंने प्लेज लिया कि वो मेरे लिए हमेशा लॉयल रहेंगे. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल नेगेटिव वर्ड, मतलब हम नॉट और अन को काट दे तो माइंडफुल बन जाएगा, ये दोनों वर्ड नेगेटिव ही है. सो हम कह सकते हैं कि वो माइंडफुल थे. अनमाइंडफुल मतलब है कि नॉट अवेयर. सो ही वॉज अवेयर, कह सकते हैं ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. वो अवेयर, वो जानते हैं कि कुछ साल पहले अगर यही लोग मुझे मिलते तो मुझे सैल्यूट नहीं करते, मुझे गिरफ्तार कर लेते, मुझे अरेस्ट कर लेते. फाइनली चेवरॉन ऑफ एम्पाला जेट लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक. चेवरॉन वी शेप में, ऐसे वी शेप में सारे एम्पाला जेट्स आए और उनके जो स्मोक थे उनमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर था, जो अब एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स है, वो कलर्स थे. द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स. सो 2 नेशनल एंथम आके गाए गए. एक था एंड द विजन्स ऑफ वाइट्स सिंगिंग, वाइट जो थे वो गा रहे थे निकोसी सिकेलेल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग वो गा रहे थे डाइस्टेम. द ओल्ड एंथम, वो ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक जो था उनका, वो गा रहे थे. तो दोनों के नेशनल एंथम अलग अलग थे. ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the word by heart. So अभी तो उनको दोनों को ये नहीं पता था कि वो दोनों क्या गा रहे हैं, उनको दोनों को लैंग्वेज पता नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था, पर वो अपनी ओपिनियन इसलिए दे नहीं रहे थे, पर बाद में उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली पता चल जाएगा इसके बारे में. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, वो बहुत ही इमोशनल हो गए इनाग्रेशन के दिन, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री के बारे में सोचने लगे. इन द फर्स्ट डिकेड
of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my birth. वो कहते हैं कि फर्स्ट डीके की बात करते हैं जब एंग्लो बॉयर, तो एंग्लो यानी कि वी कैन से ब्रिटिश पीपल, और बॉयर मतलब साउथ अफ्रीकन। तो ब्रिटिश और साउथ अफ्रीकन के बीच में वॉर चल रहा था, और इनके बॉर्न होने के पहले वो वॉर स्टार्ट हो गया था। और द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो अब यहाँ पर इनके बॉर्न होने के पहले ही उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया था कि इन्होंने वाइट स्किन पीपल ने, कि उन्होंने डील कर दिया था, कि उन्होंने एक सिस्टम सेटअप कर दिया था कि रेशियल डोमिनेशन होगा किसके ऊपर, डार्क स्किन पीपल के ऊपर, मतलब ब्लैक पीपल के ऊपर। जो उनका ब्लैक पीपल का खुद का ओन लैंड था, उनके ऊपर ब्लैक वाइट पीपल डोमिनेट करने लगे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड अ बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शियस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जो एकदम हार्शियट थी, एकदम क्रूअल थी। इनह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग, लाइक किसी ह्यूमन के साथ ऐसा कोई व्यवहार कर ही नहीं सकता है, ऐसी सोसाइटी, ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया। नाउ इन द लास्ट डिके ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. So अब तो वो जो सिस्टम था वो सिस्टम रिमूव हो गया। ओवरटर्न मतलब वो रिमूव हो गया है। पहले वो सिस्टम जो था वो था, पर अब रिमूव हो गया है। So that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people. पर ये दिन जो आया है, वो इनॉग्रेशन का जो दिन आया, वो ऐसे ही नहीं आया। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस हुए लोगों के, उसके बाद वो दिन आया। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उनकी सफरिंग्स और उनके करेज को अगर देखा जाए, जिन्होंने जो उस देश के लिए लड़े थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके करेज को और सफरिंग को हम काउंट नहीं कर सकते और उनको रिपे भी नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. वो कहने लगे कि उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था, इनॉग्रेशन वाले दिन ऐसा फील हो रहा था, सिंपली द सम मतलब मैं एक हूँ, मैं उनमें से एक हूँ और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो सारे पैट्रियट्स, वो सारे देशभक्त जो अफ्रीका के लिए मरे थे, उनको आज मैं रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। उनको ऐसा फील हो रहा था। दैट long and noble line ended and now began again with me. So वो noble log, वो सब लोग जो मर गए और उनकी लाइन तो जो वो ख़त्म हो गई, लेकिन अब न्यू बिगनिंग हुई है, मुझसे हुई है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। मुझे उस वक्त इतना बुरा लग रहा था, पेन फील हो रहा था कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट दैट सेक्रीफाइसेस हैड वर्थ। मतलब उन लोगों को दूसरी बात का मुझे दुख ये था, उन्होंने जितना सेक्रीफाइस दिया, उनके सेक्रीफाइस ने क्या अचीव किया है, आज हमें फ्रीडम मिला है, वो देखने के लिए वो यहाँ पे नहीं है। तो इस दो बात के दुख उनको थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। सो ये पॉलिसी जो थी अपार्थेड जो थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हमारी कंट्री को बहुत ही डीप और लास्टिंग घाव दिया है उन्होंने, और यहाँ के लोगों को भी। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट परफॉर्म्ड हर्ट। जो हर्ट हमें हुआ है, तकलीफ हुई है, उसको, उस घाव को भरने में, जो अंदरूनी घाव हुआ है, जो मेंटली हुआ है, उसको भरने में जनरेशन तो नहीं, लेकिन साल जरूर लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन ये जो साल हमने गुजारे थे, जो मतलब जो ऑपरेशन, जो अत्याचार हम पे हुए थे, ब्रूटली हुई थी हम पे, वो जो अत्याचार और जो हमारे पे उन्होंने लाइक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, वो
उसका एक अलग ही इफेक्ट आया था। उसका इफेक्ट ये आया था, एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड उस दौरान उस तकलीफ के दौरान कुछ महान हस्ती वहाँ, द फ्रीडम फाइटर, द पैट्रियट ने जन्म लिया, नहीं तो वो नहीं आते। तो वो थे ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच। ये सारे लोग थे जो फ्रीडम फाइटर उस टाइम पर बॉर्न हुए थे। तो ये कहना चाहते हैं, अगर ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो शायद ये सामने नहीं आते, पर इनके बारे में दुनिया को तभी पता चला, और इसलिए पता चला क्योंकि ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालात थी, इसलिए ये देश के लिए कुछ भी करने को रेडी हो गए। करेज, विजडम, generosity that they're like many may never be known again। ऐसे लोग जो ये थे, इन्हें पहचाना गया इनके करेज से, इनके विजडम से, इनके जेनरोसिटी मतलब इनके उदार नेचर से, और ऐसे लोग कभी आएंगे नहीं। Perhaps it requires such depth of operation to create such high heights of character। तो इस तरह का अत्याचार अब कभी नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोग भीड़ में से निकल, अगर ऐसे कैरेक्टर के लोग बाहर आए कभी तब आते हैं जब ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात हो जाते हैं, तभी ऐसे देशभक्त सामने आते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज beneath इट्स सॉइल। मेरी कंट्री मिनरल्स से भरपूर है, यहाँ पे जेम्स है, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स है इस सॉइल में। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। पर इस हमारे देश की जो ग्रेटेस्ट संपत्ति है, सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है, वो यहाँ के लोग हैं। ये लोग कैसे हैं? फाइनर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सच्चे, ट्रूअर देन दी प्योरेस्ट डायमंड। डायमंड से भी सच्चे और अच्छे लोग हैं यहाँ के। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो ये जो फ्रीडम फाइटर थे, ये कॉमरेड्स मतलब ये जो लोग थे, उनकी वजह से मुझे पता चला कि करेज क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है, जैसे बड़ा हुआ हूँ, मैंने लोगों को, मैन वुमेन को अपनी ज़िंदगी रिस्क में डालते हुए देखा है, अपनी फ्रीडम की, आज़ादी की आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। So मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी है, जो लाइक ऐसे भी लोग देखे हैं जो लाइक टॉर्चर सहन कर रहे हैं, पर वो टूट नहीं रहे हैं। उनका स्ट्रेंथ इतना मेंटली वो इतने स्ट्रांग है, क्योंकि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमें आज़ादी चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी सहन करने को तैयार थे। रेसिलेंस मतलब कि ऐसे लोग, उनमें एबिलिटी थी कि हार्डशिप और चीज़ों को सहन कर सके और उससे बाहर आ सके। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। सो मैंने ये सीखा कि ये जो करेज का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर फियर नहीं हो, लेकिन ये है कि तुम फियर को ओवरकम कैसे करते हो, उस पर हावी कैसे होते हो। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर दैट फियर। ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरता नहीं है, जो अफ्रेड को फील नहीं करता हो, बट वो है जो अफ्रेड को, जो फियर को कॉन्कर करता है, उससे जीत जाता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love। वो कहते हैं कि कोई भी बचपन से जब बॉर्न होता तो पैदा नहीं होता कि एक दूसरे से नफरत करनी है, उनको वो नफरत करना सिखाया जाता है। स्किन कलर के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, कि किसी के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता है, रिलीजन के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उनको ये सिखाया जाता है। तो जैसे लोगों को नफ़रत करना सिखाते हैं, वैसे उनको प्यार करना भी सिखा सकते हैं हम। सो ये जो चीज़ें हैं, ये लोगों के अंदर आना चाहिए। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। सो क्योंकि लव बहुत आसानी से, वो दिल से आता है, और आसानी से हम उसको सिखा सकते हैं, वो माइंड से नहीं आता है, पर नफरत दिमाग से पैदा होती है।
Even in the grimmiest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. So वो कहते हैं कि जब हमें जेल में प्रिजन में डाला जाता था, मुझे और मेरे कॉमरेड्स को, और हम पे अत्याचार होते थे, लिमिट्सलेस, पुश टू अवर लिमिट, मतलब हमारे एबिलिटी, हमारे पुश टू द लास्ट पॉइंट इन अवर एबिलिटी टू बेयर अ पेन, हम पेन को कितना सहन कर सकते हैं, उसके लिमिट क्रॉस करते थे. और उसके बाद भी अगर मैं देखता था जो गार्ड थे, उनकी आंखों में मुझे बस एक सेकंड के लिए ह्यूमैनिटी नज़र आती थी, बस एक सेकंड के लिए, और वो ह्यूमैनिटी काफ़ी थी मेरे लिए टू कीप मी गोइंग. और मुझे फिर कुछ असर नहीं होता था, वो मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. अच्छाई जो होती है, गुडनेस वो होती है, वो एक फ्लेम की तरह है, जिसको जिसको छुपा सकते हैं, छुप सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती. ऐसी गुडनेस होती है मैन. In life, every man has to twine obligations. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. So, एक इंसान की लाइफ में उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरी जो होती है वो अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए होती है. In the civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. So वो अपने नेचुरल टेंडेंसी और बिहेवियर से, मतलब एक इंसान ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है, लेकिन वो कितना केपेबल है, कितना एबल, और जितना वो कर सकता है उस हिसाब से वो करता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका में बॉर्न होते हो और मेरे रंग के साथ, कलर के साथ अगर बॉर्न होते हो, तो आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर पाओ. क्यों, वो ऐसा क्यों कहते हैं, देखते हैं हम. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So साउथ अफ्रीका में अगर एक इंसान ब्लैक कलर का, मतलब ब्लैक पीपल, अगर एक इंसान एक अपनी लाइफ जीना चाह रहा है अच्छे से, तो उसको पनिश कर दिया जाता था और उसको एक आइसोलेटेड, मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे छोड़ दिया जाता था. बंद कर दिया जाता था उनको वहाँ पर. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of scarcity and rebellion. So यहाँ पर अगर आपको अपने देश के लिए सोचना है, अपने लोगों के लिए सोचना है, तो आपको फोर्सफुली अपने घर परिवार से अलग होना पड़ेगा. तो वो ऐसी सिचुएशन थी उस जगह पर कि या तो आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो या अपने लोगों के बारे में सोचो. और अगर आप फैमिली के बारे में सोचोगे तो बाहर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको देखकर आपको मुंह मोड़ना पड़ेगा, आंख बंद करनी पड़ेगी. और अगर आप बाहर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकने जाओगे तो आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ेगा. I did not in the beginning choose to place my people above my family. So उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी और मैं अपने नेशन को, अपने पीपल को कभी उनसे ऊपर नहीं लाया. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज फादर एंड अ हस्बैंड. लेकिन जैसे ही मैंने अपना रुख बदला अपनी लोगों की तरफ, मैं उनके लिए सोचने लगा, तो मैं जो अपनी ऑब्लिगेशंस थी, जो अपनी जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड, वो सब मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं एक अलग रास्ते पे चल पड़ा था. सब उनके बारे में देखते हैं. आई वॉज बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट कुड आई नो. मैं बॉर्न हुआ था तो मैं फ्रीडम के लिए, फ्री होने के लिए, उसकी भूख के साथ बॉर्न नहीं हुआ था. मैं बॉर्न फ्री हुआ था. मैं हमेशा से फ्री था. कैसे? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. मैं फील्ड में रन करता था फ्रीली. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन
थ्रू माई विलेज, मेरे विलेज के पास जो नहर बहती थी उसमें मैं स्विम करता था फ्रीली। फ्री टू रोस्ट मिल्स अंडर द स्टार्स, खाना पकाता था मैं, रोस्ट करता था, मील बनाता था, अपना डिनर बनाता था, अपना लंच बनाता था अंडर द स्टार, तो मैं डिनर बनाता था अपना। एंड राइड अ ब्रॉड बैक ऑफ स्लोइंग बुल्स, और बुल्स जो वॉक कर रहे थे उसके ऊपर मैं फ्रीली बैठता था। तो ये सब काम मैं करता था। इट वॉज फ्री, आई वॉज फ्री as long as I obeyed my father and obeyed by the customs of my tribes. So I was not troubled by law of man or God. So कब तक ये चला? जब तक मैं अपने फादर के छत्र छाँव में था, जब तक उनके अंडर में था, मैं ट्राइब के कस्टम्स को मान रहा था, तब तक मैं फ्री था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे लॉज के बारे में और चीज़ों के बारे में समझ आया, तब तक मुझे पता नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. फिर मुझे समझ आया कि मेरे बॉयहुड का फ्रीडम जो था वो इल्यूशन था, वो झूठ था, वो समथिंग लाइक सच दिखता था पर वो सही नहीं था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. So as a young man, मुझे पता चला कि मेरे फ्रीडम तो मुझसे पहले से मेरे बॉर्न होने से पहले ही ले चुके हैं मुझसे ये लोग। फिर मुझे उसके लिए हंगरी, लाइक आई फील हंगरी, मुझे फ्रीडम की भूख लगने लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। सो एज अ स्टूडेंट मुझे सिर्फ क्या फ्रीडम चाहिए था? मेरे लिए फ्रीडम चाहिए था। फ्रीडम कि मैं रात को आराम से बाहर निकल सकूं, मैं जो रीड करना चाहूँ वो रीड कर सकूं, और मैं जहाँ पे जाना चाहूँ वहाँ जा सकूं, मुझे वही चाहिए था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग में मैं जब था एज अ यंग मैन, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, my marrying and my having family, the freedom not to be obstructed in law of life. So मुझे पता चला ये कि बाद में मुझे पता चला कि द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, नॉर्मल बेसिक फ्रीडम क्या होता है? वो होता है कि आप अच्छा अर्न कर रहे हो और आप शादी कर रहे हो और फैमिली बना रहे हो और सेटल हो रहे हो। सो ये चीज़ें थी, फ्रीडम का मतलब ये था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई नॉट फियर, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फियर। सो मैं ऐसा नहीं था, सिर्फ मैंने देखा आजू बाजू तो सिर्फ मैं ही फ्री, सॉरी, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मतलब मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, मेरे आजू बाजू जो भी है, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्लैक पीपल, वो सब कोई भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. So मेरे जैसे जो भी दिखते हैं वो उन सबका फ्रीडम छीन लिया गया है। That is when I joined the African National Congress. तो मैंने तब जाकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. So मेरे खुद का फ्रीडम, जब मैंने ये ज्वाइन की पार्टी तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो मेरे खुद का फ्रीडम जो था वो चेंज होके बदल गया हंगर फॉर फ्रीडम। मुझे अब आज़ादी चाहिए थी, अपने लिए नहीं, फॉर माई पीपल, यहाँ पे वहाँ पे रहने वाले हर एक लोगों के लिए चाहिए थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. So एक ये डिज़ायर था मेरे अंदर कि मेरे जो लोग हैं उनको यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी ये कहना चाहते हैं कि उनका डिज़ायर अब क्या था कि उनको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किसके लिए चाहिए? उनके लोगों के लिए चाहिए। उनके लोगों की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आना चाहिए, इसीलिए वो अब फ्रीडम चाहते थे।
दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। सो ये जो डिज़ायर उनके अंदर जागा, ये डिज़ायर से एक फ्राइटन, एक डरा हुआ इंसान जो उनके अंदर था, वो बोल्ड इंसान बन चुका था, वो नीडर बन चुका था। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, that turned a family loving husband into a man without a home। तो ये सारे जो डिज़ायर इनके अंदर बॉर्न हुए अपने देशवासियों के को फ्रीडम दिलाने के, उससे एक नॉर्मल इंसान एक क्रिमिनल बनने लगा कानून की नज़रों में। और एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो था वो एक ऐसा आदमी बना जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और वो जो अब फैमिली सोसाइटी में रह रहे थे, अब वो मॉन्क की तरह रहने लगे, मतलब वो अकेले रहने लगे, उनको अकेले रहना पड़ता था। सो ये उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा और ड्रास्टिक चेंज आया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। So वो ये चाहते थे, वो ये कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ, मैं दूसरों की तरह सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं था। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा भी जो मेरा आसपास है उन्होंने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हो, लेकिन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मेरे पास जो गरीबी है और जो लिमिटेड फ्रीडम है, मैं उसको एन्जॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू, और जब मैंने देखा कि मेरे खुद के लोग फ्री नहीं है, तो मैं ये फ्रीडम, थोड़ा बहुत फ्रीडम है, वो एन्जॉय कैसे करूँ? मुझे उनको फ्री कराना है। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, द चेन ऑन एनी of my people were the chains on all of them, the chains on all of them were the chains on me। so वो कहना चाहते हैं कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम इस लाइक के मेरे लिए फ्रीडम क्या है? अगर मेरे किसी हमारे किसी एक इंसान को, हमारे देश को, ब्लैक पीपल को अगर किसी को चेन में बांधा गया हो, अगर किसी पे कुछ अत्याचार हो रहा है, तो वो सभी पूरे कम्युनिटी पे अत्याचार है, पूरी कम्युनिटी को चेन में बांध के रख दिया हो। और अगर पूरी कम्युनिटी पे अत्याचार है तो वो मुझ पे अत्याचार है, वो चीज़ मुझ पे आती है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। सो यहाँ पर अगर जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर फ्री कब होंगे? जब जो ऑपरेस्ड हो रहे हैं वो फ्री होंगे। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि तो यहाँ पे जो ऑपरेसर वो हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, और ऑपरेस्ड वो हैं जो अत्याचार सहन कर रहे हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि लाइफ में दोनों सुखी नहीं है। कैसे? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम एज अ प्रिजनर और ऑफ हेट्रेड, he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। so जो अत्याचार कर रहे हैं वो भी एक प्रिजनर है, उसकी नफरत का प्रिजनर है, उसके नफरत का गुलाम है, उसके प्रिजुडिस का गुलाम है, उसके घमंड का गुलाम है वो, और उसके नैरो माइंडेड, छोटी सोच का गुलाम है वो। तो वो खुद भी फ्री नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी और का फ्रीडम ले रहा हूँ तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। वो यहाँ पर कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वैसे ही अगर मुझसे मेरा फ्रीडम ले लिया जाता है तो मैं फ्री नहीं हूँ, और जो मुझसे मेरा फ्रीडम ले रहा है वो भी फ्री नहीं है, वो भी अपने घमंड में, अपने अहंकार में, वो भी प्रिजन है, वो भी बंधा हुआ है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशर नहीं, ऑपरेस्ड दोनों ही, जो अत्याचार सहन कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, वो दोनों ही फ्री नहीं है, दोनों को ही फ्रीडम नहीं मिला है। तो अगर अत्याचार करने वाला अत्याचार सहने वाले पे अत्याचार नहीं करता है तो वन और द अदर वे दोनों ही फ्री हो जाते हैं। सो ये चैप्टर था अपना नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।